everyone. In the last part of this chapter for political science, we were already discussing regarding constituent assembly. थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, we saw the meaning, the definition of constituent assembly. Constituent assembly थी क्या? So drafting of constitution जो था was done by assembly of elected representative, which was known as constituent assembly. कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, असेंबली बनाई गई जो इलेक्टेड था, मतलब उस टाइम पे लोगों ने उसको वोट किया था, वोट करके उसको फॉर्म किया गया. सो फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली बनाई गई विच वाज कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इसी को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला. कुछ फैक्ट्स देखे थे. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कब हुए? तो जुलाई 1946 में हुए. दिसंबर 1946 में उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई. उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है. तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था. एंड देयर वाज वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान. तो पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ? देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू हैव टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो पार्ट में पार्टीशन के साथ डिवाइड कर दी गई. एक बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, दूसरी बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी उसमें मेंबर्स कितने थे? 299 मेंबर्स थे. 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, मतलब उस पे काम जो था वो पूरा फिनिश हो गया. और उसके बाद इफेक्ट में कब से आया? 26 जन 1950 से इट केम इनटू effect, and thereby we celebrate 26 Jan every year as Republic Day. यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. So this was only the part for revision. अब चैप्टर में मेनली दो पार्ट्स बचते हैं सिर्फ. एक the working of constituent assembly. constituent assembly क्या थी, कैसे काम करती थी वो नहीं देखा, सिर्फ क्या है वही देखा है. उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे वो ब्रीफली पढ़ेंगे. और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इंट्रोडक्टरी पेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्रिएट करके देता है, उसके वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं. सो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो डिबेटेबल ही नहीं थे रखने ही है, जैसे इक्वालिटी है, राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको बोला जाता है. ऐसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पहले डिक्लेयर किए गए और दे वर अग्रीड अपॉन. जितने मेंबर्स थे उन सबने ये एक साथ अग्री किया कि भाई दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जिसको डेफिनेटली अप्रूवल मिलना चाहिए. Then the drafting committee chaired by B.R. Ambedkar presented a draft for discussion. एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है. ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? एक रफ वर्क क्रिएट करके देना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? B.R. Ambedkar, डॉक्टर B.R. Ambedkar. अब उन्होंने क्या किया? एक ड्राफ्ट डिस्कशन करने के लिए एक ड्राफ्ट रेडी करके दे दिया, एक रफ वर्क रेडी करके दे दिया भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. और उनको अभी काम दिया गया कि इस ड्राफ्ट पे B.R. Ambedkar ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट क्रिएट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया फॉर फर्दर डिस्कशन. उसके बाद क्या हुआ? तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉजेस थे, पार्ट्स थे, उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया. डिस्कशन करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स वर एक्सेप्टेड. बहुत सारे चेंजेस किए गए. अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस किए गए. थाउजेंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट किए. 114 डेज तक के डिस्कशंस चले. 114 डेज, नॉट कंटिन्यूअसली. 3 साल के टाइम पीरियड में टोटल नंबर ऑफ डेज थे 114. ये जितनी 114 डेज की डिबेट्स थी ना उसको रिकॉर्ड किया गया ताकि फ्यूचर में वो हेल्प करे. और उसी को बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. आज भी दिल्ली में उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है. और जब इस डिबेट को मैं कंबाइन करके देखता हूं कि कितनी वॉल्यूम्स क्रिएट हुए, तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स क्रिएट हुए. 12 बल्कि मतलब बहुत ज्यादा. 114 डेज के डिस्कशंस को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंटेंट आपके पास आएगा. तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स क्रिएट हुए जिसको आज की डेट में प्रिजर्व करके रखा गया है. प्रिजर्व क्यों किया? हमने आज तक उसको संभाल के क्यों रखा है? कि मान लेते हैं उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जो सोच के डिस्कशन किया होगा वो अगर मुझे जानना है तो ये बहुत हेल्प करता है. मतलब आज की डेट में इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, कोर्ट्स को, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है. इंटरप्रेट का मतलब उसमें जो लिखा है उसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या समझ के उसमें वो ऐड किया गया है, उसका मतलब जानना है तो
ये डिबेट्स बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स ऑफ विद प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी पेज। बताया था जैसे हर टेक्स्ट बुक का एक इंडेक्स होता है, टेक्स्ट बुक पढ़े बिना टेक्स्ट बुक में क्या है वो इंडेक्स से पता चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े बिना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो प्रीएम्बल से पता चलता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिक वैल्यूज इंक्लूड की गई। बेसिक वैल्यूज कौन सी, वो हमें पढ़नी है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इतनी डेफिनेशंस हमें याद करनी है, मतलब समझ लेंगे। डेफिनेशंस टेक्स्ट बुक में आपको पेज के दोनों साइड्स पे एंड्स पे दी हुई है। इन द सेंटर ऑफ द पेज यू हैव प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट बोथ द साइड्स पैरेलल यू हैव द डेफिनेशंस फॉर ऑल दीस टर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है फ्रॉम द लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया। यू आर राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? दिस शोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, इट इज मेड फॉर द पीपल एंड इट इज ऑफ द पीपल। भले ही 299 लोगों ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये 299 लोगों को इलेक्ट किसने किया? हमने। तो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये लाइन से मतलब है कि इंडिया में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, powers are rested in the hands of the people and no one is above them. कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने बनाया है और हमने ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के खुद को कन्फर किया। सेकेंड टर्म इज सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है आफ्टर द एंड ऑफ मोर देन 200 years of rule under Britishers, we decided to become sovereign. सोवरेन का मतलब होता है जहां पे आप किसी और के अंदर डिक्टेट ना हो पाओ। If I declare that India is a sovereign country, उसका मतलब होता है no other country has the right to dictate India, no outside interference. आज की डेट में इंडिया के ऊपर कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोई कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है बाहर से, बिकॉज हमने खुद को क्या डिक्लेयर किया है? सोवरेन डिक्लेयर किया है। सेकेंड टर्म है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ इज जनरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड शुड बी गिवन बैक टू द सोसाइटी। गवर्नमेंट है या जो भी इंस्टीट्यूशंस काम करती है हमारे लिए, वो हमारी वजह से ही काम कर रही है, हमारी वजह से उनको बेनिफिट्स मिलते हैं और वही बेनिफिट्स हमें ही वापस मिलने चाहिए। सिंपल एग्जांपल दूं तो हम टैक्स पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट को टैक्स हम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वही टैक्स हमारे लिए यूज करे बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल है सोशलिज्म समझने के लिए। सोशलिस्ट अगेन इज डिफाइंड एज वेल्थ is generated by the people and should be distributed amongst the people by the government again. Secular तो मतलब क्लियर ही होगा अभी तक। There is no state official religion. A country which is secular like India, वहां पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं कर सकती है, एंड देयर इज कंप्लीट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन प्रैक्टिसिंग, प्रोफेसिंग एंड प्रोपोगेटिंग रिलीजन। उसकी फ्रीडम पूरी की पूरी हमारे पास रहती है। डेमोक्रेटिक, इट इज एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे लोग वोट करके गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, पावर में लाते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। रिपब्लिक मतलब देयर इज अ हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। रिपब्लिक कंट्रीज में क्या होता है? गवर्नमेंट का एक हेड होता है, पोजीशन। इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन्स को इक्वल तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करती है। नो वन इज अबव द लॉ, लॉ इज अबव एवरीवन। चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करे, कोई भी रिलीजन फॉलो करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप करने की फ्रीडम भी इंडियंस के पास है। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल स्टेटस प्लस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है। एंड लास्टली फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसको एक वर्ड से रिप्लेस करना है तो ब्रदरहुड, जिसको बोलते हैं भाईचारा। इंडिया इज following the concept of fraternity, मतलब irrespective of religion we follow, irrespective of the caste we have, traditions we have been through or anything, we all are Indians. मतलब everyone is belonging to one family and that family belongs to the country.
And that such a feeling of nationalism, such a feeling of oneness and togetherness, the feeling of brotherhood is known as fraternity. और ये सब कहां पे लिखा हुआ है? प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो उससे पहले जो पेज है इंट्रोडक्शन का, उस पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। एंड दिस इज ऑल। इसके बाद एक टॉपिक आता है इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में वही लिखा हुआ है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, वो इस चैप्टर में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। For any queries, any doubts, feel free to call me or text me anytime. I hope you are clear with the meaning. Thank you so much for attending this video lecture.